हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कनेक्ट। आज हम प्रेगनेंसी इन कोविड पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि 29 वीक्स से 40 वीक्स तक होता है उससे हम डिस्कस करेंगे। अब जब आप थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर कर गए हैं तो आपको आयरन और कैल्शियम तो कंटिन्यू करना ही है, क्योंकि पहले पता नहीं लगता कमज़ोरी का, पहले हीमोग्लोबिन बिल्कुल ठीक आता है, लेकिन अचानक से थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जब रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है मदर और बेबी की, तब पेशेंट के अंदर आयरन की कमी हो जाती है और वो एनीमिया के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। इसलिए आयरन और कैल्शियम तो कंटिन्यू करना ही है। इसके अलावा बच्चे का मूवमेंट फील होना शुरू हो जाता है, तो बच्चे के घूमने का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा कम घूम रहा है तो खाना खाने के 2 घंटे के अंतराल में बच्चे को कम से कम 3 से 4 बार घूमना चाहिए, आप उसका ध्यान रखें। अगर उसके बाद भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप बाई तरफ करवट लेके लेटें। अगर इससे भी बच्चा सही नहीं घूमता हुआ महसूस हो रहा है तो आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी पर विज़िट करना है। तो सबसे अच्छा तरीका कि हमारा बच्चा हेल्दी है वो है कि बच्चा कितना घूम रहा है। अगर बच्चा 12 घंटे में 10 बार घूमता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा हेल्दी है। इसके अलावा नंबर ऑफ़ विज़िट्स कि हमें कितनी बार हेल्थ केयर फैसिलिटी पर जाना है रूटीन चेकअप के लिए। जैसे आपका थर्ड ट्राइमेस्टर चालू हो जाता है तो 29 से 32 वीक्स के अंदर आइडियली तो आपको 3 वीक में एक बार जाना होता है, और 32 वीक्स से 36 वीक्स के बीच में आपको 2 वीक में एक बार जाना होता है। और 36 वीक्स के बाद, क्योंकि बिल्कुल प्रेगनेंसी एकदम टर्म पर आ जाती है, बच्चा पूरा विकसित हो जाता है, लेबर कभी भी चालू हो सकता है, तो आपको वीकली विज़िट करना होता है। लेकिन कोविड के टाइम पर अगर हम इतना फ्रीक्वेंटली विज़िट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अप टू 36 वीक्स आप 2 to 3 वीक्स के बीच में, मतलब आप रूटीनली 3 वीक्स पर विज़िट कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब 36 वीक्स हो जाता है तो आपको वीकली या ट्वाइस वीकली, जैसे भी आपके डॉक्टर एडवाइस करें वैसे करना है। तो नंबर ऑफ़ विज़िट्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है अगर हम बच्चे का मूवमेंट का ध्यान रखते हैं, और अगर हम डाइट का ध्यान रखते हैं, और अगर हम आयरन कैल्शियम लेते रहते हैं तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की, जो मोस्टली देखी गई हैं, मैंने अपने प्रैक्टिस में देखी हैं, वो है एक तो बीपी की दिक्कत। काफ़ी पेशेंट्स को थर्ड ट्राइमेस्टर में हाइपरटेंशन हो जाता है, काफ़ी पेशेंट डायबिटिक हो जाते हैं, किन्हीं किन्हीं पेशेंट्स को हाथ पैरों में और पेट में खासकर रात के टाइम बहुत खुजली होने लग जाती है, किसी किसी पेशेंट को थायराइड भी हो जाता है। तो ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन सब का आराम से मैनेजमेंट किया जा सकता है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने देखी है अपनी प्रैक्टिस में वो है हाइपरटेंशन की, बीपी पेशेंट का बढ़ा हुआ रहता है। तो हम कैसे पता करें घर पे जब हों, कि क्योंकि रूटीनली अब आप रोज़ रोज़ तो बीपी कर नहीं सकते, इतना फ्रीक्वेंटली हेल्थ केयर में जा नहीं रहे हैं, तो हम कैसे खुद को असेस कर पाएँ कि क्या पता हम बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर आप रात को 8 घंटे की नींद ले रहे हैं और आप सुबह उठ रहे हैं तो हाथ पैरों में और फेस पर सूजन नहीं होनी चाहिए। प्रेगनेंसी में नॉर्मली हल्के से पैर में सूजन आ जाती है जब आप पूरे दिन वर्क करते हैं प्रेशर की वजह से, लेकिन जब हम नाइट में रेस्ट करते हैं, जब सुबह उठते हैं तो वो सूजन चली जाती है। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूस सूजन है पैरों के अंदर, और अगर आपका मुंह भी थोड़ा फूला हुआ है, आँख में थोड़ी सी स्वेलिंग है, इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर जो बॉडी है उस तरह से रिएक्ट कर रही है कि आपको शायद तक बीपी की शिकायत हो सकती है। तो इस केस के अंदर आप खुद से हेल्थ केयर फैसिलिटी पर जाएं और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएं, जिससे वो आपका बीपी ले सकें। अगर वो रेज्ड है, अगर आपको हाइपरटेंशन हो गया है, तो आपको टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। इसके अलावा डायबिटीज़ की जांच 28 हफ्ते पे पिछली वीडियो मैंने बताई थी जो करवानी है। अगर आपको डायबिटीज़ आता है तो पहले आपको डाइट पर रखा जाता है, और अगर डाइट से कंट्रोल नहीं होता तो इंसुलिन चालू कर दी जाती है। उसका भी एक पर्टिकुलर शेड्यूल है जो आराम से फॉलो किया जा सकता है। इसके अलावा अपना हुआ थायराइड की प्रॉब्लम जो है उसके अंदर भी एक टेस्ट होता है नॉर्मल थायराइड का, जो पहले अपन करा चुके होते हैं। अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट के कुछ फीचर्स आ रहे हैं थायराइड के, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है बॉडी में, ग्वाइटर जैसा कुछ सिम्टम हमें लग रहा है, तो उस केस में हम वापस रिपीट करा सकते हैं जाँच। और अगर TSH बढ़ा हुआ है तो हम अकॉर्डिंगली उसको थायराइड की जो टैबलेट्स होती हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम कॉमनली देखी गई है प्रेगनेंसी के अंदर, वो है इचिंग की प्रॉब्लम। पेशेंट को हाथ पैरों में और पेट में स्पेशली नाइट के टाइम काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है पेशेंट को IHCP हो गया हो, तो उसके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी में विजिट करना है। एक बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन LFT होगी और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जॉन्डिस भी बहुत कॉमनली देखा गया है, तो हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि हमें पीलिया हो गया है। सबसे पहले तो जो पेशाब है उसका रंग बहुत पीला हो जाएगा, और जो आँखें हैं, जो हमारा सफ़ेद पार्ट होता है आँखों का, वो भी हल्का सा पीला दिखने लग जाएगा। इसका मतलब है कि चांसेस हैं कि पेशेंट को पीलिया हो गया है। इसको भी इग्नोर नहीं करना है, हेल्थ केयर फैसिलिटी में विजिट करना है। कुछ इन्वेस्टिगेशंस होंगी, पेशेंट को ट्रीटमेंट में रखा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करते हैं और अगर ये बढ़ जाता है, आपका थर्ड प्रेगनेंसी में सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसीलिए जब भी आपको ऐसा कोई सिम्टम लगे तो आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी पर विजिट करना है। इसके अलावा जब थर्ड ट्राइमेस्टर में अपन चल रहे होते हैं, तब उस टाइम यूट्रस का साइज़ बढ़ता जाता है, तो जो डायफ्राम होता है, जहाँ जो हम सांस लेने में हेल्प करता है, वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में पेशेंट को नॉर्मली ही थोड़ी बहुत ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी रहती है। लेकिन अब जो मेन पॉइंट है इसमें वो ये है, क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमें दिक्कत हो रही है सांस लेने में, वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की वजह से है या फिर हमें कोई इन्फेक्शन हो गया है। जब भी आप अपने घर में हो, आपको लग रहा है कि आपको थोड़ी सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो 2-3 कारण इसके हो सकते हैं। एक तो आपका प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू हो रहा है, वो वजह हो सकती है। दूसरा है, हो सकता है कि आपको अनीमिया हो गया और खून की कमी की वजह से भी सांस फूलता है। तीसरी चीज़ है वो हार्ट डिजीज़, अगर आपको कोई है जो पहले पकड़ में नहीं आई थी, जो अब एग्रवेट कर रही है, वो भी कारण हो सकता है। और चौथा कारण होता है जो कोरोना भी चल रहा है। तो जो बाकी जो पहले के जो 3 कॉजेज़ हैं, उसको तो आराम से आप हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाके दिखाएंगे तो पता लग जाएगा उसका कॉज। अभी पता करना है कि ये कोरोना की वजह से है कि नहीं है। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल टेस्ट होता है जो आराम से करा जा सकता है, कि आप 6 मिनट नॉर्मल वॉक जो हम करते हैं, नॉर्मल वॉक लेना है। उस 6 मिनट के बाद एक पल्स ऑक्सीमीटर आता है जो आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करता है। नॉर्मली जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है वो 95% से ज़्यादा होना चाहिए नॉर्मल इंसान का। लेकिन अगर आपके लंग्स अफेक्ट होने लग गए हैं कोरोना की वजह से, तो सैचुरेशन ड्रॉप करेगा। 6 to 8% का ड्रॉप आता है सैचुरेशन के अंदर। तो अगर आफ्टर डूइंग दिस सिंपल टेस्ट वॉक के बाद अगर आपका सैचुरेशन गिरता है 95% से, तो चांसेस हैं कि लंग्स इन्वॉल्व होने शुरू हो गए हैं। तो उस केस के अंदर भी हमें हेल्थ केयर फैसिलिटी की हेल्प लेनी है। वो जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो फॉलो करने हैं। और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करना, सब कुछ सिम्टोमेटिक है। फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक्स लेनी है, कफ है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वही करना है। कोविड से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। कोविड में इतनी कंडीशंस एग्रवेट नहीं होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कोविड में फ़ाइट करने में हेल्प करती है इस सिनेरियो के अंदर, प्रेगनेंसी वाले टाइम के अंदर, वो है इम्यूनिटी। बहुत अच्छा खाएं, हेल्दी फूड खाएं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप रखें। और जो भी आपके प्रिकॉशंस हैं, हैंड वॉश करना, सैनिटाइज़ करना, लोगों को थोड़ा कम मिलना, तो आप इन सब को प्रैक्टिस करें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। कोविड के लिए डेडिकेटेड वार्ड्स हैं, जहाँ अगर आप कोविड पॉजिटिव हो भी गए हैं तो वहाँ अच्छे से आपकी डिलीवरी होती है, सिजेरियंस भी होते हैं। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इसको इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर हम बेसलाइन और अच्छे से चलते हैं तो। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं और किन किन टॉपिक्स पे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं आपके लिए। और एक और चीज़ फ्रेंड्स, मैंने कोविड पर एक बुक लिखी है जो ऑलमोस्ट पब्लिश होने वाली है। उसके अंदर और डिटेल सिनेरियो कोविड का रिप्रेजेंट किया हुआ है। वो बुक मैंने ज़्यादा मेडिकल टर्म्स में नहीं लिखी है। वो बुक एक जनरल बुक लिखी गई है जिसको कोई भी पढ़ सकता है, समझ सकता है, जिसके अंदर बहुत ब्रॉड पिक्चर कोविड का लिया गया है कि कोविड इज़ नॉट ओनली अ डिजीज़, इट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। सो प्लीज़ आप कनेक्टेड रहें और